Hello everyone. Today we will be covering surgery from Govind Parekh and Global Ayurveda for AIAPGET and AMO examination. सर्जरी में तो सबसे पहला पॉइंट आता है गोविंद पारिक में, वो ये आता है सम कॉमन साइट्स, है ना। तो उसमें सबसे पहले आता है रेमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि आम वात होता है। आम वात कहाँ पे, जो इसका कॉमन साइट है वो क्या है, स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड। क्या है, स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड है। गाउट, जो कि वात रक्त होता है, इसकी कॉमन साइट क्या है, मेटाटार्सो फेरेंजियल जॉइंट ऑफ टो, है ना। तो ये काउट ऐसे याद हो जाएगा टी से। फिर आता है सूटो काउट। तो वो काउट नाम से पता चल रहा है स्वीटो है, तो मतलब टो में तो नहीं होगा, तो टो से हल्का सा ऊपर आ जाएंगे, नी पे होगा। फिर आता है पैकेट, पी से पेल्विस। फिर आता है डिसलोकेशन। तो डिसलोकेशन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि देखो C5 C7 वर्टिब्रे पे हो रहा है, नंबर ही बोलते हैं। तो देखो ABCD, फोर्थ नंबर पे टी आता है और ये स्टार्ट होगा 5। तो 5 6 7 इन तीन वर्टिब्रे पे जो कॉमन साइट है डिसलोकेशन की वो है। फिर आता है फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन। फ्रैक्चर और डिसलोकेशन दोनों ही हो जाए तो कहाँ पे है कॉमन साइट, तो वो टॉर्सो लंबर रीजन है। कौन सा है, टॉर्सो लंबर रीजन। फिर आता है डिस्क प्रोलैप्स। डिस्क प्रोलैप्स की जो कॉमन साइट है वो क्या है, L4 to L5 और S1। ठीक है। तो प्रोलैप्स में LP आ रहा है, SP आ रहा है, तो उससे याद रखेंगे L4 and 5। अब S को भी हमें कंबाइन करना है, तो L4 5 जो लास्ट वाली है वही इंक्लूड की जाएगी, तो L4 5 और S1। फिर आता है TP स्पाइन। तो T से ट्यूबरकुलोसिस, और T से ये स्टार्ट हो जाएगा, और 9 से 12, है ना। 9 से 12 मूवी देखने जाते हैं, तो TP स्पाइन का जो कॉमन साइट है वो क्या है, T9 to 12। फिर आता है स्पाइना फाइबिटा। तो स्पाइना बाइफिटा में लंबो सैक्रल रीजन जो होता है कॉमन साइट होती है, क्या होती है, लंबो सैक्रल रीजन, जो नीचे का पार्ट होता है ना बेसिकली, है ना। तो स्पाइना एस आ रहे हैं यहाँ पे, तो सैक्रल तो याद आ ही जाएगा, उसके साथ में लंबो और याद रखना, लंबो सैक्रल रीजन। फिर आता है गाउटी ट्रॉफी। गाउटी ट्रॉफी कहाँ की जो कॉमन साइट है वो क्या है, कार्टिलेज ऑफ ईयर एंड ऑलिक्रेनॉन पर्सा, है ना। तो ये याद रखेंगे, कार्टिलेज ऑफ ईयर एंड ऑलिक्रेनॉन, है ना। ये किसके लिए है, ये गाउटी टॉफी के लिए है ना। तो ऐसे याद रखना कि जैसे कानों में आवाज़ गई कि टॉफ़ी आई है ना, तो एकदम भाग के चले गए, क्या, टॉफ़ी लेना। अब आता है मेन जो फ्रैक्चर्स होते हैं सर्जरी के, है ना, वो कौन कौन से हैं। पहला आता है पॉट्स फ्रैक्चर। तो ये कहाँ होता है, तो ऐसे याद रखना, जैसे पॉट रखा होता है ना, फ्लावर पॉट या कुछ भी ऐसा, और हम जा रहे होते हैं, तो हमारा जो मतलब मेन जो एंकल वाला एरिया है वही उस पर लग जाता है ना, पापा उस पर चोट लग जाती है। तो पॉट्स पॉट से कहाँ चोट लग रही है, तो एंकल पे लग रही है, तो उससे याद रहेगा एंकल का फ्रैक्चर और डिसलोकेशन होती है ये। फिर आता है लेफॉल्स। लेफॉल्स फ्रैक्चर कहाँ होता है, तो फेसियो मैक्सिलरी फ्रैक्चर होता है ये, है ना। ये फेस वाले पोर्शन में होता है, ये तीन, आई गेस तीन उसमें होता है स्टेज में, है ना, जिसमें मतलब कितना पार्ट कवर कर रहा है उसके बेसिस पे आप चाहें तो इसको ऑनलाइन एक बार सर्च कर सकते हो। आप एक बार चीज़ देख लेते हो ना तो कभी नहीं भूलता। तो लेफॉल्स में कैसे याद रहेगा, लेफॉल्स में ऐसे याद रखो कि जब भी हम फोल्ड पे जाते हैं, किसी फोल्ड पे जाते हैं, तो हम कहते हैं हमारी पिक ले लो। पिक कहाँ के लेते हैं, हम अपनी सेल्फी लेते हैं ना, तो सेल्फी फेस की ही तो लेते हैं। तो फेसियो मैक्सिलरी फ्रैक्चर होता है ये, फोल्ड पे जाके हमने अपनी सेल्फी ली जो कि फेस की लेते हैं, तो फेसियो मैक्सिलरी फ्रैक्चर। फिर आता है बम्पर फ्रैक्चर। बम्पर फ्रैक्चर कहाँ होगा, तो फ्रैक्चर ऑफ लेटरल कंटाइल ऑफ टिबिया। तो टिबिया कॉलेज है एक, और वहाँ पे मैक्सिमम आई गेस वो होती है सैलरी काइंड ऑफ जो मिलता है ना, स्टाइपेंड जो भी है ना, वो मैक्सिमम होती है, तो हमारी बम्पर लॉटरी लग जाती है वहाँ जाके। तो बम्पर किसका हो गया, टिबिया का। फिर आता है क्रश फ्रैक्चर। क्या आता है, क्रश फ्रैक्चर। तो ये कहाँ होता है, कैल्केनियम एंड वर्टिब्री। तो ऐसे याद रखेंगे, जब क्रश की कॉल आती है ना, तो हम वेरी खुश हो जाते हैं, वेरी हैप्पी हो जाते हैं, है ना। तो ये जो हैप्पीनेस है ये किस वजह से आ रही है, कॉल, है ना, किसकी, क्रश की, है ना, और हम क्या हो रहे हैं, वेरी हैप्पी हो रहे हैं, तो वर्टिब्री। फिर आता है कोलिस फ्रैक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कहाँ होता है, फ्रैक्चर ऑफ रेडियस होता है। ये क्या होता है, फ्रैक्चर ऑफ रेडियस विद इन 2.5 सेंटीमीटर ऑफ रिस्ट, है ना। तो कोलिस फ्रैक्चर कहाँ होता है, तो ऐसे याद रखना, जैसे कॉलर होती है ना, मतलब शर्ट वगैरह जो भी पहनते हैं उसमें कॉलर होती है, तो कोलिस को कॉलर से याद रखना है। तो आर हो गया रेडियस, तो रेडियस का फ्रैक्चर होता है ये 2.5 सेंटीमीटर ऑफ द रिस्ट के विद इन। फिर आता है स्मिथ फ्रैक्चर, सिमिलर है उसका, बस उसका रिवर्स हो जाता है, रिवर्स हो जाएगा इसका। फिर आता है मॉन्टेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन। इसमें क्या होता है, अपर थर्ड ऑफ अर्ना का फ्रैक्चर होता है विद डिसलोकेशन ऑफ सुपीरियर रेडियो अर्नल जॉइंट। तो टू बोन्स होती है, एक रेडियस होती है, एक अर्ना होती है ना। तो ऊपर की साइड पे वो जॉइंट नहीं होगी उसमें, है ना। तो ऐसे याद रखना है, जो
अल्ना है उसका ऊपर का जो 1/3 पार्ट है उसमें फ्रैक्चर होता है, और प्लस जो ऊपर उनका जॉइंट होता है ना, रेडियो अल्ना का, रेडियस और अल्ना का, वो जॉइंट भी डिसलोकेट हो जाएगा। ठीक है, इस किसमें होता है, मोन्टेजिया। मोन्टेजिया जैसे इसका नाम मोन्ट और एजिया ऐसे लग रहा है, दो चीजों से मिलकर बना है, वैसे ही इसमें फ्रैक्चर प्लस डिसलोकेशन होती है। फ्रैक्चर किसका, अपर 1/3 ऑफ, सॉरी हाँ, अपर थर्ड ऑफ अल्ना, और डिसलोकेशन किसका, जो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट है उसका। फिर आता है पेनिस फ्रैक्चर। क्या आता है पेनिस फ्रैक्चर, इसमें क्या होता है, ऑब्लिक वर्टिकल फर्स्ट मेटाकार्पल विथ टॉर्सल डिसलोकेशन। इसमें क्या होता है, ऑब्लिक वर्टिकल जो फर्स्ट मेटाकार्पल वो होता है, जॉइंट होता है ना, या बोन होती है, उसमें क्या होता है, टॉर्सल डिसलोकेशन के साथ में उसमें फ्रैक्चर होता है ना। तो इसको याद रखना है कि फर्स्ट मेटाकार्पल ही याद रखना है इसमें। पेनिस में क्या है, फर्स्ट मेटाकार्पल, क्योंकि कुछ भी दें वो मेटाकार्पल तो देंगे ही है ना, तो उससे याद रखेंगे ऑब्लिक वर्टिकल फर्स्ट मेटाकार्पल विथ टॉर्सल डिसलोकेशन। फिर आता है कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, उसको क्या बोलते हैं, वॉन रोजन साइन, है ना, किसको, कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप। अब आता है मेन ऑपरेशन, है ना, तो उसमें सबसे पहले आता है फिल्ड ग्रोथ फर्स्ट, है ना, तो इसको याद रखना है कि इन दोनों में ही कैस्ट कैस्टेक्टमी तो होगी, है ना, कैस्टेक्टमी तो होगी। तो मतलब इसमें क्या है, जो कैस्टिक है रिसेक्शन होता है, अब किस पार्ट के साथ में एनास्टोमोसिस करा जा रहा है उसके बेसिस पे नाम फर्स्ट एंड सेकंड आया है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला है उसमें डिओडेनम के साथ में, और सेकंड वाले में जो सेकंड पार्ट है ऑफ इंटेस्टाइन उसके साथ में, जो कि है जिजोनोस्टोमी, है ना, तो ये हो जाएगा। और जो सेकंड वाला है उसको पॉलिया कैस्टेक्टमी कहते हैं। फिर आता है कैटरीज ऑपरेशन। कैटरीज ऑपरेशन किसका होता है, इंसिजनल हर्निया के लिए होता है ना। इसमें जो हर्नियल सैक है उसको ओपन नहीं किया जाता है। अब जो कैटल होती है, कैटल में जब हम पानी बॉईल कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं तो कैटल बंद करके करते हैं ना, कभी खोल के तो नहीं करते। तो इसमें हर्नियल सैक जो है ओपन नहीं किया जाएगा, वो क्लोज ही रहेगा, है ना। किसमें होता है, फॉर इंसिजनल हर्निया, कैटल्स ऑपरेशन। फिर आता है फोटल स्किल। फोटल स्किल में क्या होता है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के लिए होता है, इसमें एक्सीजन किया जाता है, और सर्विक्स, ना, सर्विक्स का एक्सीजन होगा, है ना। अब इसमें यूट्रस कैसे याद रखेगा, फादर और मदर, है ना, वो जब यूट्रस में बेबी होता है तभी तो बनते हैं। तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में फोटल किल्स और मैनचेस्टर ऑपरेशन होता है ना। जो मैनचेस्टर होता है उसमें भी सेम ही होता है, उसमें ऊपर वाले में भी सेम ही होता है ना। तो ये दोनों ऑपरेशन आर सिमिलर। फिर आता है हार्टमैन ऑपरेशन, तो इसमें क्या होता है, एनोलेक्टर कार्सिनोमा इन एन ओल्ड मैन। अब जब कोई ओल्ड मैन होता है उसको एनोलेक्टर कार्सिनोमा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो हर्ट फील करेगा, मतलब उसको ऐसे बुरा लगेगा ना, वो हर्ट हो जाएगा कि बताओ मेरी मेरी इतनी एज हो गई है और अब मुझे एनोलेक्टर कार्सिनोमा हो गया है। फिर आता है हार्टेट ऑपरेशन, तो इसमें क्या होता है, मैस्टेक्टमी ऑफ कार्सिनोमा ब्रेस्ट, है ना। जो मैस्टेक्टमी होता है इसमें, मतलब जो ब्रेस्ट वाला पार्ट है कार्सिनोमा हो जाता है उसमें, जो उसको कट आउट करके निकाल दिया जाता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, हॉल्स्टेड ऑपरेशन। फिर आता है हॉल्टेन ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, इन्वर्टेड यूट्रस के लिए होता है, और ये एब्डोमेन के थ्रू इसको ऑपरेट किया जाता है ना। तो हॉल्टेन्स ऑपरेशन किसके लिए है, इन्वर्टेड यूट्रस के लिए। अब देखो माउंटेन होता है ना, माउंटेन ऊपर की तरफ होता है, लेकिन ये हॉल्टेन है, तो हॉल्टेन से याद करो, माउंटेन का इन्वर्स कुछ है इसमें, तो इन्वर्टेड यूट्रस याद आ जाएगा, है ना। फिर आता है कुत्सार वाइकेचर, ये किसके लिए होता है, पार्शियल प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम के लिए। किसके लिए होता है, पार्शियल प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, है ना, कौन सा, कुत्सार वाला। फिर आता है कील कील ऑपरेशन। ऑपरेशन किसके लिए होता है, फॉर इंसिजनल हर्निया। इसमें क्या करते हैं, हर्नियल सैक जो है उसको ओपन किया जाता है, जो ऊपर हमने कैटल्स ऑपरेशन करा था उसमें वो ओपन नहीं करा जा रहा था, और कील वाले में क्या करते हैं, ओपन करते हैं। अब ऐसे देखो, सोचो तुम, कोई कील है ना, कोई कील है, जब उसको हम कहीं पे लगाते हैं तो वहाँ पे फंक्शनिंग टाइप का कुछ होता है ना, तो मतलब हम उसको ओपन कर रहे हैं बेसिकली, जो भी पार्ट है, कहीं पे भी कील लगाई जा रही है वॉल पे या फिर कहीं पे भी, है ना, तो वो वाल्व ओपन हो रहा है उसकी वजह से। फिर आता है लॉर्ड ऑपरेशन। लॉर्ड ऑपरेशन किसके, ओ माई लॉर्ड कब बोलेंगे, जब हाइड्रोसील बहुत ज़्यादा पिक होगी और उसका ऑपरेशन करना होगा, तो क्या बोलेंगे, ओ माई लॉर्ड। फिर आता है लॉर्ड्स प्रोसीजर, है ना, वो ऑपरेशन था, और प्रोसीजर कहाँ पे, प्रोसीजर में याद रखेंगे डायलेशन किया जाता है एनल का, तो एनल डायलेशन के लिए होता है लॉर्ड्स प्रोसीजर। फिर आता है मायोस ऑपरेशन, है ना, तो मायोस ऑपरेशन किसके लिए होता है, पैरा अम्प्लाइका हर्निया के लिए होता है। ट्रांसवर्स इलिप्टिकल इंसिजन अराउंड द अम्प्लाइकस, तो मायोमा के जो वो होता है कनेक्शन होता है वो क्या, अम्प्लाइकस ही तो होता है, तो पैरा अम्प्लाइकर हर्निया में मायोस ऑपरेशन करेंगे। इसके बाद में आता है मैक कैविटी किसमें करते हैं, फिमोलर हर्निया में। फिमोरल हर्निया में, पेस्ट इन स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, पेस्ट होता है स्ट्रैंगुलेटेड जब हर्निया हो तब, ना, तो मैक कैविटी, है ना, ई और एफ पास पास आते हैं तो उससे याद रखिए, एविटी वाला किसमें कर रहा है, फिमोरल वाले में कर रहा है। फिर आता है निसेंस फंटो
फंटॉप्लिकेशन, है ना। तो निसेंस फंटॉप्लिकेशन कहाँ होता है? हाइटस हर्निया में होता है। किसमें होता है? हाइटस हर्निया। फिर आता है रैमस्टेड ऑपरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसमें किया जाएगा? पाइलोरिक स्टेनोसिस जो कि कंजेनाइटल होगी उसमें किया जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। फिर आता है टेक्विलोरेफी किसमें करते हैं? सूचरिंग ऑफ यूट्राइन सर्विक्स, है ना। किसमें? यूट्राइन सर्विक्स में के लिए है ये। फिर आता है टेंडर पर ऑपरेशन, किसमें किया जाएगा? वेरिकोस वेन में, है ना। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो पता होता है, वेरिकोस वेन में किया जाता है। लेकिन जो एक अलग से क्वेश्चन आता है वो आता है पल्मोनरी एम्पोलेक्टमी का, है ना। तो किसमें? पल्मोनरी एम्पोलेक्टमी में करा जाएगा टेटेनस पर ऑपरेशन। फिर आता है मेश क्रोचर। मेश कहाँ पे करेंगे? तो इंसिजनल हर्निया में करेंगे, इंसिजनल हर्निया में करेंगे। फिर आता है जेबलॉय मेथड। जेबलॉय मेथड कहाँ पे यूज करेंगे? मीडियम साइज के हाइड्रोसिल में, है ना। और जो बिग साइज का वो था उसमें क्या था? लॉट्स वाला था, ये देखो लॉट्स ऑपरेशन करा था बिग साइज हाइड्रोसिल में। और जो स्मॉल मीडियम साइज का हाइड्रोसिल है उसमें जेबलॉय मेथड यूज करेंगे। फिर आता है वॉल्टन ऑपरेशन, किसमें यूज करेंगे? एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी में। किसमें? एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी में। हिस्टेक्टमी क्या होता है? रिमूवल ऑफ यूट्रस होता है। जब एब्डोमिन के थ्रू ये ऑपरेट किया जाएगा, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? वॉल्टन ऑपरेशन, वॉल्टन ऑपरेशन। फिर आता है रोसिंग ऑपरेशन। रोसिंग ऑपरेशन किसमें करेंगे? पॉलीसिस्टिक किडनी में, है ना। रोसिंग ऑपरेशन किसमें करेंगे? पॉलीसिस्टिक ओवरी किडनी में, है ना। पॉलीसिस्टिक किडनी में करेंगे। फिर आता है पेलोमो ऑपरेशन। पेलोमो ऑपरेशन किसमें करेंगे? वेरिकोसील में करेंगे। किसमें करेंगे? वेरिकोसील में। फिर आता है लॉथरिक्सन ऑपरेशन, फिमोरल हर्निया में करेंगे, थ्रू इंक्वाइनल कैनाल इसमें एंटर करेंगे। फिर आता है लॉक जो होता है, लॉक कहाँ नीचे लगाते हैं तो बिलो इंक्वाइनल कैनाल आएगा, फिमोरल हर्निया के लिए ही है ये भी। फिर आता है प्रेगनेंसी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है विद इन 3 ईयर्स आफ्टर ऑपरेशन, 3 ईयर्स विद हाँ विद इन 3 ईयर्स ऑफ आफ्टर ऑपरेशन फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा। ब्रेस्ट कार्सिनोमा के जो ऑपरेशन के 3 साल तक हम प्रेगनेंसी जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बोलेंगे। फिर आता है आफ्टर एब्डोमिनल ऑपरेशन, जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है वो कब वापस आती है? आफ्टर 16 आवर्स, 16 घंटे के बाद में वो जो मोटिलिटी है इंटेस्टाइन की वो वापस आएगी। फिर आता है अपेंटेक्टोमी। अपेंडेक्टमी है, ये पूरा गलत लिखा हुआ है, अपेंडेक्टमी है ना। ये कब किया जाएगा? शुड बी डन आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ एक्यूट अटैक। जब एक्यूट अटैक आएगा उसके 3 मंथ्स के बाद में करा जाएगा। फिर आता है क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप क्या होता है? उनको 3 महीने के बाद ऑपरेट किया जाता है। कितने महीने के बाद? 3 महीने के बाद। अपेंडेक्टमी भी कब कितने महीने के बाद करा जाता था? 3 मंथ्स के बाद करा जाता था आफ्टर एक्यूट अटैक ना। फिर आता है क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट को कितने टाइम में ऑपरेट करना है? तो 1.5 से लेकर 2 ईयर्स ऑफ लाइफ के टाइम ड्यूरेशन में ही इसको ऑपरेट करना है क्रेफ्ट पैलेट को, है ना। लिप को कब? 3 मंथ्स पे, क्योंकि ऐसे याद रखो ना कि लिप बाहर से दिखते हैं, तो बाहर से दिखते हैं तो हम 3 महीने के अंदर उसको ऑपरेट कर लेंगे, मतलब 3 महीने में के अंदर नहीं, 3 महीने के टाइम ड्यूरेशन में उसके बाद में, है ना, या उसी के आसपास उसको ऑपरेट किया जाएगा। या फिर ऑर्किप्लेक्सी जो है वो शुड बी डन एट 2 ईयर्स ऑफ एज। कब किया जाएगा? 2 ईयर्स पे, जब उसकी एज होगी तब। फिर आता है पॉट्स ट्यूमर। पॉट्स ट्यूमर कहाँ होता है? क्रैनियल बोन में होता है। कहाँ होता है? क्रैनियल बोन में, है ना। तो इसमें मेन याद रखना है एडिमा ऑफ स्कैल्प हो जाता है ना, इन ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ क्रैनियल बोन, है ना। तो क्रैनियल बोन मतलब ऐसे याद रखो, पफी ट्यूमर ना। तो अगर पॉट से सर पे मारेंगे तो एक पफी ट्यूमर टाइप का हो जाएगा, है ना, जैसे सिंचान के हो जाता है। फिर आता है जाइंट सेल ट्यूमर या एस्टियोक्लेस्टोमा। तो ये किसके लिए होता है? लोकली मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, एबनॉर्मल हाइपरप्लेसिया ऑफ स्क्लैक्स की वजह से होता है ये, है ना। तो इसको याद करना है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ स्टिल ऑस्टियोक्लास्टोमा तो याद ही रखना है ना। जाइंट सेल ट्यूमर में ऑस्टियोक्लास्टोमा याद रखना है। फिर आता है विल्म्स ट्यूमर। विल्म्स ट्यूमर आता है, इंपॉर्टेंट है, ये नेफ्रोप्लास्टोमा के लिए होता है इन चिल्ड्रन। तो कितनी वाली कंडीशन है ये? नेफ्रोप्लास्टोमा या एम्ब्रियोमा, है ना, और ये चिल्ड्रन में होता है। फिर आता है चेरिस ट्यूमर। चेरी कैसे याद रहेगा? चेरी कहाँ होती है? अब जैसे किडनी होती है, किडनी बीन शेप होता है ना, और उसका कलर भी ऐसे सा होता है, ब्राउनिश टाइप का, है ना। तो उससे याद रखना, चेरी भी उसी कलर की होगी, है ना। फिर आता है प्रेगनेंसी ट्यूमर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्स में होता है ये, है ना। यूट्रस होम वगैरह जो भी दिया होगा ऑप्शन में वो नहीं लगाना है, कम्स में होता है। क्रूकनबर्ग ट्यूमर किसमें होता है? तो सेकेंडरीज ऑफ ओवरी, मेड्यूला ऑफ ओवरी इन्वॉल्व फर्स्ट। पहले जो है मेड्यूला जो होता है ओवरी का वो इन्वॉल्व होता है ना। फिर आता है, हाँ अब आता है रसबरी। अब देखो कुरकुरे वाला याद रखो ना, कि ओवरी जैसी होती है ना वैसी थैली टाइप, मतलब थैला नहीं, पैकेट होता है कुरकुरे का, ठीक है सॉरी, है ना। तो अब आता है रसबेरी ट्यूमर। रसबेरी ट्यूमर कहाँ होता है? तो अम्प्लाइकस एडिनोमा या एंट्रोटेरोटोमा में होता है ये। अम्प्लाइकर एडिनोमा कैसे याद रहेगा? तो ऐसे याद रखना कि जो रस होता है, रस का मतलब जो
प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, है ना, फॉर न्यूट्रिशन ऑफ द बेबी, तो वो ट्रांसफ़र करने के लिए अम्ब्राइकस ही होती है। तो रास्पबेरी ट्यूमर कहाँ होगा? अम्ब्राइकल एडिनोमा है ये, इसके लिए। फिर आता है फैंटम ट्यूमर। फैंटम ट्यूमर कहाँ होता है? लंग्स में होता है। तो ऐसे याद रखेंगे, फैंटम को ऐसे याद रखो, फुला दिया, है ना, तो फुलाएंगे किसको? लंग्स को, क्योंकि लंग्स में ही जो एयर होती है वो आती जाती है, तो वही है ऐसा पार्ट जहाँ पे एयर स्टोर हो सकती है। तो फैंटम मतलब फैंटम को याद रखेंगे, फुला दिया, तो फुलाया क्या? लंग्स। फिर आता है ब्राउन। तो सबसे पहले हम आ गए हैं अब ग्लोबल आयुर्वेदा के सर्जरी वाले पोर्शन में, जिसमें सबसे पहले वुंड के टाइप्स बताए गए हैं। वुंड के दो टाइप्स होते हैं, एक क्लोज्ड होता है, एक ओपन ओपन होता है। ओपन वाले में क्लिप आएगा, क्लिप क्रस्ट, लेसरेटेड, इंसाइज्ड और पेनिट्रेटिंग, क्लिप से याद रखेंगे। और क्लोज वाले में हैक से याद रखेंगे। हैक में क्या होगा? हीमाटोमा, एब्रेशन और कंट्यूशन, है ना। ये सब टाइप्स हो गए उसके, क्लोज और ओपन के। फिर आता है वुंड हीलिंग फेज। तो कितने फेज में होता है वुंड हीलिंग की प्रोसेस? तो 4 स्टेप्स होते हैं इसके। पहला आता है लैग फेज, दूसरा आता है कोलेजन फेज, तीसरा आता है मैचुरेशन और चौथा आता है स्कार फॉर्मेशन, है ना। तो क्या क्या हमने करा? फर्स्ट वन लैग फेज, सेकेंड कोलेजन फेज, तीसरा मैचुरेशन और चौथा स्कार फॉर्मेशन। जो लैग फेज होता है, लैग फेज में क्या होता है? इन्फ्लामेटरी फेज होती है ये। कैसे फेज होती है? इन्फ्लामेटरी होती है, जो कि जो स्टार्टिंग के 48 आवर्स होते हैं उसमें होती है ये वाली फेज, है ना। तो स्टार्टिंग के 2 दिनों में लैग फेज होती है। इसमें हिस्टामिन जो है रिलीज होता है ना, हिस्टामिन रिलीज होता है। कौन से फेज में? लैग फेज में। कितने आवर्स की होती है? 48 आवर्स की होती है। इसमें क्या होता है? बेसिकली इन्फ्लामेटरी फेज है, इसमें इन्फ्लामेशन होता है। फिर आता है कोलेजन फेज। जो कोलेजन जो होता है, कोलेजन रिकवरी में देखा जाए तो हेल्प करता है ना। तो ये होता है प्रोलिफरेटिव फेस होता है, प्रोलिफरेटिव फेस होता है इसमें। इसमें मोनोसाइट जो है वो इंक्रीज होते हैं, है ना। क्या इंक्रीज होगा? मोनोसाइट इंक्रीज होंगे। और ये कब होगा? 3 to 5 डेज तक रहता है ये। जो इन्फ्लेमेटरी फेज थी वो 2 दिन तक रह रही थी ना, हिस्टामिन रिलीज हो रहा था, है ना। प्रोलिफरेटिव कितने दिन तक रह रही है? 3 to 5 रह रही है। और इसमें क्या? मोनोसाइट इंक्रीज हो रहा है। फिर आता है मैचुरेशन, जिसमें रीमॉडलिंग होती है और ये 4 to 14 डेज तक रहती है ना। रीमॉडलिंग होती है और 4 to 14 डेज तक ये वाला फेज होता है। फिर लास्ट में जाके स्कार फॉर्मेशन होता है ना। अब ये वुंड की हीलिंग फेसेस हो गई। फिर आता है वुंड क्लोजर,
कब होता है प्राइमरी सूचरिंग जो होती है कब कितने टाइम विद इन 6 आवर्स करनी होती है ना, विद इन 6 आवर्स प्राइमरी सूचरिंग करनी होगी। फिर आता है हाइपरट्रॉफाइड, है ना, हाइपरट्रॉफाइड स्कार जो होता है इसमें क्या आता है हाइपरट्रॉफी होती है और मेच्योर, है ना, फाइब्रोब्लास्ट, है ना, हाइपरट्रॉफी ऑफ मेच्योर फाइब्रोब्लास्ट, इसको हाइपरट्रॉफाइड स्कार कहते हैं। केलॉइड फॉर्मेशन होता है, केलॉइड क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ इमेच्योर फाइब्रोब्लास्ट एंड इमेच्योर ब्लड वेसल, है ना, प्रोलिफरेशन होता है, प्रोलिफरेशन किसका होगा, इमेच्योर फाइब्रोब्लास्ट और इमेच्योर ब्लड वेसल्स का, है ना। ये हमारा पूरा पोर्शन हो गया वुंड का, जिसके बारे में हमने क्या क्या करा है ना। 2 टाइप्स के वुंड करे हैं, क्लोज्ड एंड ओपन। क्लोज में 3 टाइप्स थे, है ना, जिसको हम लोगों ने हैक से याद करा था, हीमाटोमा, एब्रेशन और कंट्यूशन। और उसके बाद में ओपन वुंड था जिसको हमने क्लिप से याद करा था, इसमें क्रस्ट, लेसरेटेड, इंसाइज्ड और पेनिट्रेटिंग था। फिर वुंड हीलिंग प्रोसेस देखी जो कि 4 फेज में हो रही थी, लैग फेज, कोलेजन फेज और मैच्योरेशन और स्कार फॉर्मेशन। लैग फेज में इन्फ्लेमेशन हो रहा था, कोलेजन में प्रोलिफरेशन हो रहा था और मैच्योरेशन में रीमॉडलिंग हो रहा था, है ना। 2 डेज में फिर 3 to 5 और 4 to 14, ये इसका वो था। सेकेंड फेज में मोनोसाइट इंक्रीज हो रहा था, फर्स्ट फेज में हिस्टामिन, है ना। फिर आता है वुंड क्लोजर के बारे में, हमने देखा विद इन 6 आवर प्राइमरी सूचरिंग होती है और हाइपरट्रॉफाइड स्कार जो होता है उसमें हाइपरट्रॉफी होती है मेच्योर फाइब्रोब्लास्ट की, और केलॉइड फॉर्मेशन होता है जिसमें प्रोलिफरेशन होता है इमेच्योर फाइब्रोब्लास्ट और इमेच्योर ब्लड वेसल का। फिर आता है बर्न के बारे में, बर्न में क्या है, कोagulative नेक्रोसिस होती है ऑफ टिश्यू, है ना। इसमें कोल्ड बर्न्स आते हैं, कोल्ड बर्न्स में 4 चीज़ें होती हैं, फ्रीजिंग इंजरी, फ्रॉस्ट बाइट, नॉन फ्रीजिंग चाइल्ड पेन, ट्रेंच फुट शोल्डर, है ना। एस और टी पास पास आते हैं ना, ABCDEFGHIJKLMNOP QRST, है ना, तो उससे याद रहेगा। इमल्सन वाले में क्या होता है, शिपरेक्ट पर्सन होता है, तो ऐसे याद रखना कि शिप में थे और पैर जो है पानी में चला गया, है ना, तो इमल्सन हो गया। फिर आता है फ्रॉस्ट बाइट जो होती है वो भी अलग अलग फेजेस में होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड, फोर्थ, है ना। फिर लास्ट में जाके बोन कैंग्रीन। सीवियरिटी ऑफ बर्न की बात करें तो फर्स्ट डिग्री में हाइपरीमिया और एडिमा हो जाता है एपिडर्मिस का, है ना। और जो सेकेंड डिग्री होता है उसमें क्या होता है, एपिडर्मिस फुली डिस्ट्रॉय हो जाती है और वेसिकुलेशन हो जाएगा, है ना। और जो थर्ड डिग्री बर्न है उसमें क्या होता है, एपिडर्मिस जो होती है और सेंसरी नर्व, है ना, डिस्ट्रॉय हो जाती है ना। सेकेंड वाले में वेसिकुलेशन हो रहा था और एपिडर्मिस डिस्ट्रॉय हो रही थी, इसमें सेंसरी नर्व डिस्ट्रॉय हो जाती है। और स्टार्टिंग वाले में जो फर्स्ट वाला था उसमें केवल इडिमा हो रहा था एपिडर्मिस का और इसके साथ में हाइपरीमिया हो रहा था, है ना। और रूल ऑफ 9 आता है जिसमें बर्न में इसको रूल ऑफ वेलिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूल ऑफ वेलिस। इसमें हेड, फेस और नेक अगर बर्न करता है तो वो 9% का रहता है। फिर राइट अपर एक्सट्रीम एक्सट्रीमिटी एक्सट्रीमिटी में 9% का हो गया और लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी में 9% का हो गया। और राइट लोअर वाले में भी सिमिलर, है ना, राइट लोअर एक्सट्रीमिटी, थाई, लेग और फुट, है ना। इतनी चीज़ें मिला के 9 + 9 मतलब 18 का होता है। ऐसे ही लेफ्ट वाले पार्ट में 18 का हो गया। और जो एंटीरियर एंटीरियर टंग चेस्ट है उसमें 18%, पोस्टीरियर एब्डोमेन में 9% और जेनाइटल ऑर्गन में 1% का इस तरीके से बर्न होता है। तो उसमें रूल ऑफ 9 लगता है जो कि रूल ऑफ वेलिस भी कहा जाता है इसको। फिर आता है हमारा बर्न वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं हेमरेज पे। हेमरेज में क्या बोला गया है, अगर ब्लड लॉस जो है 30 to 40% जो ब्लड वॉल्यूम है उससे ज़्यादा हो गया, है ना, तब जो है ये होता है ना। क्लास 1 में क्या होता है 750 ml से कम रहता है, मतलब लेस देन 15% ऑफ ब्लड वॉल्यूम, है ना। फिर आता है सेकेंड क्लास जिसमें ब्लड लॉस जो होता है 1500 ml तक होता है जो कि 15 to 30% हो गया, है ना। इसमें सिस्टोलिक ब्लड ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल रहता है और डायस्टोलिक क्या होता है इंक्रीज हो जाता है ना। सिस्टोलिक वाला नॉर्मल और डायस्टोलिक वाला इंक्रीज करेगा। थर्ड वाले में क्या होता है 1500 to 2000 ml ऑफ
ब्लड लॉस होता है 30 to 40%, है ना, जो कि हेमरेज की कंडीशन में आ जाता है। तो ये हेमरेज की कंडीशन में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों बीपी जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। पल्स जो होती है वो 30 होती है। उसके साथ में आता है फोर्थ क्लास, जिसमें लॉस ऑफ ब्लड जो है 2000 मिलीलीटर से भी ज़्यादा का हो जाता है, मतलब 40% से ज़्यादा का। इसमें क्या होता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। ठीक है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, बस ये पता होना चाहिए क्लास 1 में 750 मतलब 750 ml से कम, मतलब 15% से कम था, है ना। फिर 15 to 30 आया, जिसमें सिस्टोलिक नॉर्मल था, डायस्टोलिक जो है इंक्रीज हो गया था। थर्ड वाले में 30 to 40% आया, मतलब 1500 to 2000 समवेयर, है ना। इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों डिक्रीज हो रहा था। और लास्ट वाले में मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है और ब्लड लॉस जो होता है वो 2000 ml या फिर 40% से ज़्यादा होता है। फिर आता है ABCDE ऑफ ट्रॉमा केयर, जिसमें ए में एयरवे मेंटेनेंस होता है, सर्वाइकल स्पाइन का प्रोटेक्शन होता है उसके साथ में। फिर आता है ब्रीथिंग एंड वेंटिलेशन, सर्कुलेशन विथ हेमरेज कंट्रोल। डी वाले में डिसेबिलिटी, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। ई वाले में एक्सपोजर, कम्प्लीटली अनटेस्ट द पर्सन एंड एसेस फॉर अदर इंजरी, है ना। उसको पूरा एक्सपोज करके उसमें चेक करना होता है कि कोई और इंजरी तो नहीं है। फिर आता है वेरिकोस वेन के बारे में। वेरिकोस वेन में क्या होता है, डेफिनेशन टेकिंग है, डायलेटेड टॉर्टरस elongated superficial veins of limb, है ना। इसमें लॉन्ग सैफिनस, शॉर्ट सैफिनस और ईसोफेगर वेरिसेस में ये होता है। लेफ्ट साइड जो होती है वो ज़्यादा कॉमन होती है राइट साइड से। ऐसे याद कर लो कि राइट साइड में वैसे भी मूवमेंट ज़्यादा होता है, तो वेरिकोस वेन इतनी आसानी से होती नहीं है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं, लेकिन हाँ, याद किया जा सकता है इससे कि मूवमेंट कम होगा तो वहाँ पे कॉमन होता है वेरिकोस वेन लेफ्ट साइड में। फिर आता है DVT, जो कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं इसको, है ना। फीबो थ्रोम्बोसिस भी बोलते हैं। कॉमन साइड जो होती है वो काल्फ की वेन्स होती हैं, जो कि सोलियर मसल वीनस साइनस बोलते हैं जिसको। फिर इसमें क्या मिलता है, ह्यूमन साइन मिलता है। इम्पॉर्टेंट है, कौन सा साइन मिलता है, ह्यूमन साइन मिलता है। इसको हम यहीं पे ही हाईलाइट कर लेंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन हम बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं करने वाले हैं, है ना। ये हमने जो ग्लोबल आयुर्वेदा जो है एक ओवरव्यू लेना है कि हाँ, मेन मेन पॉइंट्स हमें पता चल जाए और प्लस उसके साथ में थोड़ी थ्योरी भी पता चल जाए, है ना। फिर तो टीबीटी में क्या ह्यूमन साइन आया, तो कि होता है टॉर्सिव फ्रैक्शन ऑफ फुट, प्रोड्यूसेस पेन इन काफ रीजन, है ना। जब हम टॉर्सिव फ्रैक्शन करते हैं फुट का तो पेन होता है काफ में, है ना। इसमें क्या करते हैं, वीनोग्राफी जो होता है गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड होता है और कंफर्मिंग DVT, ये कंफर्म करने के लिए कि DVT ही हुआ है या टेस्ट करेंगे कौन सा, वीनोग्राफी, है ना। ये बहुत ही गंदा सा चल रहा है लोगों। ओके, हाँ, सबसे पहले है ह्यूमन साइन, है ना। फिर आता है वेनोग्राफी गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड। फिर आता है मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन चॉइस, जो है वो क्या है, डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड इमेजिनिंग है ना, जो कि कलर डॉपलर होता है। फिर आता है टेस्ट के बारे में, तो इसमें कफ इम्पल्स टेस्ट कहते हैं, जिसको मॉरिसी टेस्ट कहते हैं। टेंडरबर्ग 1 2, मल्टीपल टॉर्निक्वेट और स्क्वाड टेस्ट और फिकेंस टेस्ट, ये सारे टेस्ट होते हैं इसमें, है ना। एक बार देख लेंगे कि कौन कौन से, और सर्जरी कौन सी होती है, टिटनबर्ग ऑपरेशन होता है इसमें, ठीक है ना। अब इसमें क्या ही बचा, कॉमर्स आई थी बची, वो भी अंडरलाइन कर लो, ठीक है, चलो। फिर आता है एब्सेस के बारे में, कलेक्शन ऑफ ब्लड पस इन लोकलाइज्ड एरिया। क्लासिफिकेशन की बात करें तो पायोजेनिक, पायमिक और कोल्ड एब्सेस, तीन चीज़ें होती हैं, पायोजेनिक, पायमिक और कोल्ड एब्सेस, है ना। पायोजेनिक में क्या होता है, स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन होता है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इंसिजन करेंगे और ड्रेनेज करेंगे बाय हिल्टन्स मेथड। अगर पूछा जाए हिल्टन्स मेथड वाले उसमें, तो पायोजेनिक के लिए आए हैं, है ना। फिर आता है पाइमिक, इसमें जो पस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनके इन्फेक्शन की वजह से होता है। फिर आता है कोल्ड एप्सिस, जो कि ट्यूबरकुलर एप्सिस होता है, इसमें कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं मिलता है। फिर आता है बॉयल्स, बॉयल्स के बारे में देखा जाए, फिरंकल मतलब कि जो हेयर फॉलिकल है उनका इन्फेक्शन हो जाता है बाई स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, है ना। और ट्रक ऑफ चॉइस में क्या देंगे, एलॉक्सिसिलिन, एलॉक्सिसिलिन, एलॉक्सिसिलिन देंगे बॉयल्स में। फिर आता है कार्बनकल्स, कार्बनकल्स में क्या होता है, इन्फेक्टिव कैंग्रीन ऑफ सब कट टिश्यू होता है, इसमें कॉमन होता है किसमें, डायबिटिक पेशेंट में।
फिर आता है इरेसिपिलस, है ना। इसमें क्या होता है, रोज पिंक रैश हो जाता है और पिन्ना कैन बी इन्वॉल्व, है ना। और जो सेलुलाइटिस वाला होता है उसमें पिन्ना इन्वॉल्व नहीं होता है ना। तो सेलुलाइटिस में पिन्ना इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें होता है। और रोज पिंक रैश होता है, इसमें रोज पिंक रैश हो जाते हैं। फिर आता है ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस में आता है इकेलेसिया कार्डिया, एक्लेसिया कार्डिया। इसमें क्या होता है, सीवियर स्पास्म होता है ऑफ सर्कुलर फाइबर ऑफ लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस, सर्कुलर फाइबर ऑफ लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस ऑन बैरियम मील एक्सरे क्यूकम्बर ईसोफेगस इसको बोलते हैं ना। तो ये क्या है, ये पूछा जाए कि क्यूकम्बर ईसोफेगस एक्सरे में किस कंडीशन में मिलेगा, जो एक्लेसिया कार्डिया में मिलता है, जिसमें बेसिकली होता क्या है, जो सर्कुलर फाइबर है लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस में उसमें सीवियर स्पास्म होता है। फिर आता है पेरिस ईसोफेगस, है ना। ये क्या होती है, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होती है कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस, पेरिस ईसोफेगस। फिर आता है गैस्ट्रिक और ड्यूodenal अल्सर। गैस्ट्रिक वाला लेस कॉमन होता है, ड्यूodenal वाला मोर कॉमन होता है, लेसर कर्वेचर पे होता है गैस्ट्रिक वाला, वो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूodenum में होता है ना। पेन कब होता है गैस्ट्रिक वाले में, जब फूड इनटेक करेंगे उसी टाइम पे, और जब वॉमिटिंग हो जाती है, पेट खाली हो जाता है, तो इसमें पेन भी कम हो जाता है ना। और जो ड्यूodenal वाला होता है उसमें हंगल पेन होता है, मतलब जैसे ही खाना खाए हुए कुछ टाइम हो जाएगा, मतलब बेसिकली इसमें समझना ये है ना कि जब वो एंटर करेगा ना ड्यूodenum में, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना खाना खाने के बाद में, तो ये है कि ऐसा माना जाता है जब दोबारा से भूख लगने लगेगी उस टाइम पे इसका पेन होता है ना। तो वो ड्यूodenal अल्सर है। तो अब क्योंकि उसको भूख लगने, मतलब जैसे भूख लगती है उसको पेन होने लगता है, तो उससे पहले ही खा लेता है, तो वेट गेन होता है इसमें। और जो गैस्ट्रिक वाला है उसमें वेट लॉस होता है।